हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की इस क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की ही। ठीक है, तो इससे पहले की इस इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के सहजता पूर्वक पहले उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम पूर्णतः अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इससे पहले जो भी हमारी क्लास हुई थी इस श्रृंखला में, यानी आर्टिकल की क्लास, जिसको हम अनुच्छेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसी अनुच्छेद की क्लास को आज हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके पश्चात यहां पर आकर के विजिट कीजिएगा। ठीक है, इन अनुच्छेदों में इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बड़े ही परिपक्वता के साथ में ये अध्ययन किया कि भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत जो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे या जो भी राजनीति के विशेषज्ञ थे उस समय के, उनके द्वारा एक सशक्त संविधान बनाने का प्रयास किया गया और एक सशक्त संविधान बनाया भी गया और निर्मित भी किया गया, जो कि आज वर्तमान की स्थिति में उन्हीं सारे नियम और कानूनों के तहत ये हमारे भारत देश की प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। ठीक है, तो उन्हीं सारे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का वर्णन इस क्लास के माध्यम से हम कर रहे हैं। ठीक है, और इस क्लास का महज केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अर्थात संविधान में एक बेहतर कमांड बनाना। ठीक है, तो अनुच्छेदों के माध्यम से हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी सारे ऐसे अनुच्छेद होंगे जिनको हमें पढ़ने की भी आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है, तो उन्हीं सारे अनुच्छेदों की चर्चा इस क्लास के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, तो क्लास का भरपूर आनंद लेंगे हम लोग और भारतीय संविधान में जो भी सारे हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं या जिनका वर्णन राजनीति के विशेषज्ञों के द्वारा इस भारतीय संविधान की पुस्तक में बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया गया है, उनकी चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं और आनंद लीजिएगा मेरे साथ में, यानी लक्ष्य कोचिंग के साथ में आनंद लेंगे हम लोग भरपूर भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि कैटेगरीज वाइज हम लोग डिवाइड करके अध्ययन कर रहे थे कि हमारे भारत के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, ऐसे कौन कौन से हमारे संवैधानिक पद हैं या ऐसे कौन कौन से हमारे क्षेत्र हैं जिनसे जुड़े हुए हमारे नियम और कानून भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। ठीक है, तो उन्हीं को देखते हुए हम कैटेगरीज वाइज डिवाइड करते हैं और उन्हीं अनुच्छेदों का वर्णन इस क्लास में करते हैं और पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो आज जो हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हमारे भारतीय संविधान में उन अनुच्छेदों का बाकायदा प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो देखते रहिएगा, नजर डालते रहिएगा और भरपूर आनंद भी लीजिएगा क्लास का। ठीक है, तो इसमें जो हमारी नई कैटेगरी होगी वो होगी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए जो भी हमारे अनुच्छेद हैं उन्हीं का वर्णन हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 124 की बात करते हैं। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 127,
अनुच्छेद 131 एंड जो लास्ट इसमें अध्ययन करना है वो अनुच्छेद 137 की बात करेंगे। अनुच्छेद 131, 143 की बात करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसी में अनुच्छेद 124 के अंतर्गत ये बोला गया है कि जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा इसका बाकायदा प्रावधान कहां पे देखने के लिए मिलता है, ये भारतीय संविधान के हमारे अनुच्छेद 124 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। इसको कानूनी रूप से या आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई इस संविधान में 124 के प्रावधान के तहत। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या किया जाएगा बेटा, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो उसकी संरचना से रिलेटेड अनुच्छेद 124 ये प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। एंड अनुच्छेद 127 क्या बोलता है, अनुच्छेद 127 ये बोलता है कि मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार यानी जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट होंगे उसके अधिकार क्षेत्र में यानी किस प्रकार के हमारी न्यायिक सिस्टम होगी या रिव्यू सिस्टम होगी उसी का बाकायदा यहाँ पे क्या किया गया है यानी वर्णन देखने के लिए मिलता है अनुच्छेद 127 के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है रिव्यू सिस्टम यानी मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार की बात की गई है, क्षेत्राधिकार की बात की गई है या जिसको हम लोग रिव्यू सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, रिव्यू सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में अनुच्छेद 131 ये प्रावधान करता है न्यायिक पुनर्विलोकन की, किसकी बेटा, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन से क्या तात्पर्य है, यानी जो भी हमारा ये सुप्रीम कोर्ट अर्थात न्यायालय है इसको एक हमारा आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सॉरी ये यहाँ पे क्या होगा, ये 31 होगा, ये 31 होगा, ये 37 होगा, ठीक है। और इसको हम लोग रिव्यू सिस्टम और इसको हम लोग बेसिक पावर के नाम से जानते हैं, यानी जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के बेसिक पावर होंगे यानी सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 131 ये प्रावधान करता है कि जो भी हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है उसके बेसिक पावर्स हमारे क्या होंगे। तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत ये बाकायदा प्रावधान किया गया है। एंड इसी में ये जो 137 की बात बोली गई है इसमें रिव्यू सिस्टम की बात बोली गई है अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन से रिलेटेड हमारी बात बोली गई है। किससे रिलेटेड, न्यायिक पुनर्विलोकन, वो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। एंड इसी में इसका तात्पर्य क्या होता है, तो इसका जो तात्पर्य होता है वो ये होता है कि एक प्रकार से बोले तो इससे पहले भी यार हम लोगों ने अध्ययन किया है रिसोर्स वाली क्लास में कि जो भी हमारा न्यायिक पुनर्विलोकन है इसका तात्पर्य ये है कि एक प्रकार से जो भी हमारी संसद है अगर ये किसी भी प्रस्ताव को या किसी भी विधेयक को या किसी भी बिल को अगर संवैधानिक रूप से वो हमारा प्रस्ताव पारित नहीं होता है या संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 137 के तहत ये अधिकार प्राप्त है या ये हमको प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि वो उस संदर्भ में क्या कर सकती है, जांच कर सकती है। तो इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा न्यायिक
पुनर्विलोकन। एंड इसी के संदर्भ में जो लास्ट अध्ययन करना है वो है अनुच्छेद 143, यानी इसमें ये बोला गया है कि जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति महोदय को सलाह मशविरा दे सकता है। और ये जो सलाह मशविरा होगा ये दे तो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय इनकी सलाह या विचार विमर्श मानने के लिए बाध्य कतई नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 143 ये बाकायदा प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हुए हमारे कुछ ऐसे आर्टिकल्स या कुछ ऐसे अनुच्छेद जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भारतीय संविधान में इनका प्रावधान किया गया है। और किनके द्वारा किया गया, तो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, या उस समय संविधान सभा में जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ थे उन्हीं विशेषज्ञों के द्वारा इन सारे प्रावधानों को भारतीय संविधान में समाहित करने का प्रयास किया गया है आसानी पूर्वक। ठीक है, और इन्हीं प्रावधानों के अनुसार ही आज भारत की जो भी हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो बाकायदा एकदम सुचारू रूप से संचालित हो रही है इन्हीं नियम और कानूनों के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद करके रखना है। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद एक, हमारा अनुच्छेद याद रखिएगा अनुच्छेद 76, क्या याद रखेंगे, जिसमें बात की गई है एक प्रकार से बोले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महान्यायवादी के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रकार से बोले तो बहुत ही हमारा इस भारत देश के संदर्भ में ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और यह एक संवैधानिक पद है। तो अनुच्छेद 76 इस कारणवश महत्वपूर्ण हो जाता है और ये भारतीय संविधान में बाकायदा इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो एक कैटेगरी ये याद रखना। एंड इसी के पश्चात में एक मैंने जो भी अभी बोला, क्या बोला कि अनुच्छेद 76 इसमें क्या बोला गया, महान्यायवादी के पद का वर्णन, महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। पद का प्रावधान कहां पे देखने के लिए मिलता है भारतीय संविधान में, तो वो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाता है। इन्हीं को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम विधि अधिकारी के नाम से भी संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का हमारा आधिकारिक पद है जो कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत राजनीति के विशेषज्ञों के द्वारा अनुच्छेद 76 में इसको बाकायदा प्रावधानित किया गया है। ठीक है, तो एक आर्टिकल ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में एक आर्टिकल हमारा ये आता है अनुच्छेद, क्या आता है, अनुच्छेद 148। इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 148 भारतीय संविधान के अंतर्गत ये प्रावधानित करता है कि भारत में एक हमारा अधिकारी और होगा जिसको हम लोग कैग के नाम से जानते हैं। कैग के नाम से जानते हैं यानी कैग के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत इसका प्रावधान देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें कैग का प्रावधान किया गया है जिसको हम लोग नियंत्रक महालेखा या लेखक परीक्षक के नाम से भी जानते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं। इसका बेसिकली कार्य क्या होता है, तो इसका अगर हम कार्यों की बात करें तो इसका जो मूल रूप से कार्य होता है वो भारत सरकार के द्वारा कितना पैसा हमारा आय हुआ पूरे साल में, या जब भी इनको क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय को ये अपनी रिपोर्ट क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय को क्या करते हैं, सौंपते हैं, जो भी इनका कार्य होता है। और इनका कार्य बेसिकली यही होता है कि भारत सरकार के द्वारा कितना पैसा आय किया गया और कितना पैसा व्यय किया गया,
अर्थात कितना इनकम हुआ और कितना खर्च हुआ, इसी का जो एक प्रकार से बोले जो लेखा जोखा रखने का कार्य होता है वो हमारा कौन करता है, तो वो कैग के द्वारा किया जाता है, अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा यह कार्य हमारा संचालित किया जाता है। एक प्रकार से बोले तो मुंशी टाइप में बोल सकते हैं कि भारत सरकार का ये मुंशी होता है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को भी भारतीय संविधान में इसको बाकायदा अनुच्छेद 148 के तहत ये प्रावधान किया राजनीति के विशेषज्ञों ने, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इसी के संदर्भ में यार ये अभी तक जितने भी सारे अनुच्छेदों का वर्णन हम लोगों ने किया इससे पहले की भी क्लास में और इस क्लास में, ये अभी तक जो भी पढ़ चुके हैं ये सारे एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि ये केंद्र से रिलेटेड आर्टिकल थे हमारे, ठीक है। अब इसके पश्चात में इस क्लास के माध्यम से हम जितने भी अनुच्छेदों का वर्णन इस क्लास में करेंगे या जितने भी अनुच्छेदों का अध्ययन इस क्लास के माध्यम से करेंगे वो सारे के सारे अनुच्छेद अब राज्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी राज्य सरकार के बारे में, राज्यपाल क्या होता है, राज्य की मंत्रिपरिषद, हाई कोर्ट वगैरह, तो इस तरीके की चर्चा इस क्लास में अब हम करने वाले हैं। तो इस तथ्य को भी हमको क्या करना है, समझ करके रखना है, ठीक है। देखते हैं इसी में अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बेटा किसकी, वो बात करेंगे राज्यों की, किसकी, राज्यों की बात करेंगे। और राज्यों में सर्वोपरि हमारा कौन होता है, तो वो होता है हमारा राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल के संदर्भ में ऐसे कौन कौन से हमारे संविधान में अनुच्छेदों का वर्णन मिलता है जो कि राज्यपाल के संदर्भ में नियम और कानूनों का प्रावधान करता है, जो कि ये हमारा राज्यपाल का जो पद है वो इन्हीं नियम और कानूनों से बंधा हुआ है और इन्हीं नियम और कानूनों के तहत ये पद हमारा भारत देश के अंतर्गत या किसी राज्य के अंतर्गत सुचारू रूप से संचालित किया जाता है या चलाया जाता है, ठीक है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे राज्यपाल के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, राज्यपाल के संदर्भ में, कि ऐसे कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है जो कि राज्यपाल के नियम और कानूनों को क्या करता है, दर्शाता है बेटा, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इसमें अनुच्छेद 152 अनुच्छेद याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 एंड जो फाइनली लास्ट में हमको अध्ययन करना है वो अनुच्छेद 161 की बात हम करेंगे, ठीक है। तो इतने अनुच्छेद हमको राज्यपाल महोदय से रिलेटेड याद रखने हैं जो कि काफी सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल हो जाता है। बाकी कुछ ऐसे हमारे भाई लोग होंगे या कुछ ऐसे हमारे शेर होंगे जो ये बोलेंगे कि हम लोग इधर उधर आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो मेरे शेर, मैं ये बता दूं कि मैंने शुरू में ही ये बोला कि यार हम लोग डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, ऐसे में याद करने में सहजता महसूस होगी, जो कि काफी सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन अनुच्छेदों को याद करने में। तो इस तरह अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ज्यादा सहज महसूस करते हैं, पढ़ने के माध्यम से भी और याद करने के माध्यम से भी, ठीक है। बाकी जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ती जाएगी हम लोग इनको डिटेल में अध्ययन करेंगे। राज्यपाल का पूरा हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में अध्ययन करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ और अनुच्छेदों का जिक्र वहां पे हम करेंगे, ठीक है। तो तनिक भी चिंतित नहीं होना है, बाकी सारी चीजें हम लोग कवर करते जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 152 के अंतर्गत भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है
कि हमारे राज्य का जो राज्यपाल होगा उसको बेसिकली परिभाषित किया गया है, यानी एक प्रकार से राज्यपाल की डिफिनीशन टाइप में दी गई है कि राज्यपाल होता क्या है या किस प्रकार का राज्यपाल हमारा होता है। इसी के संदर्भ में या राज्यपाल के संदर्भ में हमारा यहाँ पे केवल और केवल राज्यपाल की परिभाषा का वर्णन किया गया है, यानी इनको परिभाषित किया गया है बेटा, ये याद रखना, परिभाषित किया गया है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में अनुच्छेद 153, ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 का प्रावधान ये कहता है कि सारे राज्यों के लिए, इंडिया के अंतर्गत जितने भी सारे हमारे राज्य होंगे उन सारे राज्यों में एक राज्यपाल हमारा होगा ही होगा। ये प्रावधान बाकायदा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत संविधान सभा के सदस्यों ने या राजनीति के विशेषज्ञों के द्वारा ये प्रावधान हमारे किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या बात बोली गई अनुच्छेद 153 में, तो वो बात बोली गई कि सारे राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, अर्थात राज्यपाल के पद का जो वर्णन देखने के लिए मिलता है वो अनुच्छेद 153 के तहत देखने के लिए मिल जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत, ठीक है। इसी के पश्चात में अनुच्छेद 154 ये क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 154 ये प्रावधान करता है कि जो हमारा राज्यपाल होगा इनके शक्तियों की बात की गई है, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 154 के माध्यम से भारतीय संविधान में हमारे राज्यपाल के शक्तियों की बात की गई है कि राज्यपाल की हमारी क्या होगी, शक्ति क्या क्या होंगी या किस प्रकार की शक्तियां राज्यपाल को प्रदान की गई हैं आधिकारिक रूप से। आधिकारिक रूप से कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि जो भी सारा सिस्टम या जो भी सारी चीजें भारतीय संविधान के अंतर्गत उनको बाकायदा प्रावधानित किया गया है उन्हीं को हम एक प्रकार से बोले तो संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से या आधिकारिक रूप से उनको हम मान्यता प्राप्त कानून के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी मान्यता प्राप्त है भारतीय संविधान के अंतर्गत कि जो भी हमारा राज्यपाल होगा उनकी शक्तियां क्या होंगी और किस प्रकार की शक्तियां हमारी होंगी, इनका बाकायदा प्रावधान या जो वर्णन देखने के लिए मिलता है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 154 के तहत देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में आता है अनुच्छेद 155। इसमें क्या बोला गया, अनुच्छेद 155 के तहत इसमें ये बात बोली गई कि राष्ट्र जो हमारे राज्यपाल होंगे उनका निर्वाचन कैसे होगा या किस प्रकार से निर्वाचित होकर के भारत के किसी भी क्षेत्र का जो हमारे राज्यपाल होगा उसका निर्वाचन किस प्रकार से होगा या किस अनुरूप या किन अनुरूपों द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों के जो भी हमारे राज्यपाल होंगे वो किस माध्यम से निर्वाचित होकर के आएंगे या उनका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा। तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान राज्यपाल जी के संदर्भ में ये हमको अनुच्छेद 155 के तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इस अनुच्छेद को भी हमको क्या करना है, याद रखना है राज्यपाल जी के संदर्भ में। एंड इसी के पश्चात में जो लास्ट हमको अध्ययन करना है राज्यपाल जी के संदर्भ में वो आता है अनुच्छेद 161 का, ठीक है। ये क्या प्रावधान करता है, तो ये प्रावधान करता है क्षमा दान की शक्ति, यानी क्षमा दान की शक्ति जो भी हमारे राज्यपाल महोदय को दी गई है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 161 ये प्रावधान करता है कि राज्यपाल महोदय को संवैधानिक रूप से एक शक्ति प्रदान की गई है कि वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का आपराधिक कृत्य किया गया है तो उसको राज्यपाल महोदय क्या कर सकते हैं, क्षमा दान दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन बन जाती है। कंडीशन क्या बनती है,
कंडीशन ये बनती है कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था अनुच्छेद 72, जो कि राष्ट्रपति महोदय जी के संदर्भ में प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति महोदय को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, आधिकारिक रूप से। तो उनकी क्षमादान की शक्ति में और राज्यपाल महोदय के क्षमादान की शक्ति में काफी सारा, मतलब एक प्रकार से बोले तो भिन्नता देखने के लिए मिलती है। और वो भिन्नता कैसी है? वो भिन्नता इस प्रकार की है कि उनको हर एक क्षेत्र में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगर कोई भी व्यक्ति आपराधिक कृत्य करता है तो उसको जो दंड दिया गया है उनके संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय उनकी जो भी हमारा दंड है आपराधिक कृत्य का, तो उसको वो माफ कर सकते हैं, अर्थात क्षमा कर सकते हैं। लेकिन पूरी जांच पड़ताल के पश्चात में, भले क्यों ना उसको फांसी की सजा ही दी गई हो, अगर जांच पड़ताल में कोई भी कृत्य साबित नहीं होता है तो फांसी की सजा भी रुक जाती है। केवल राष्ट्रपति महोदय को ही ऐसी शक्ति प्राप्त है पूरे के पूरे भारत देश में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें राज्यपाल जी के संदर्भ में, तो राज्यपाल महोदय को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है। उनको केवल शक्तियां ऐसे प्राप्त हैं कि कोई भी व्यक्ति है अगर उसके द्वारा आपराधिक कृत्य किया गया है तो वो दंड माफ कर सकते हैं, सजा कम करवा सकते हैं। एक प्रकार से बोले कि 5 साल 10 साल जो भी सजा हुई और जांच पड़ताल हुई तो उस व्यक्ति का सजा कम करवा सकते हैं। आजीवन कारावास हो गया किसी व्यक्ति को, यानी हमेशा पूरा जीवन जेल में ही व्यतीत करना है, तो इस संदर्भ में भी वो कुछ रियायत प्रदान कर सकते हैं उस व्यक्ति के संदर्भ में। तो ये सारी चीजें इन क्षेत्रों के मामले में राज्यपाल महोदय को शक्ति प्राप्त है, लेकिन इनको फांसी की सजा का प्रावधान नहीं दिया गया कि ये फांसी की सजा नहीं रुकवा सकते हैं, ये शक्ति इनको नहीं प्रदान की गई है, या इस प्रकार के क्षमादान की शक्ति राज्यपाल महोदय को नहीं दी गई है, ठीक है। ये शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय को ही पूरे के पूरे भारत देश के अंतर्गत दी गई है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो याद रखना कि क्षमादान की शक्ति प्राप्त तो है दोनों को, लेकिन किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, तो इस संदर्भ में हमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये हुए हमारे राज्यपाल महोदय से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनुच्छेद जो कि हमने पढ़ने आवश्यक भी हैं और पढ़ना भी चाहिए। वैसे भी जब क्लास पूर्णतः अटेंड करेंगे तो वहां पे हम इनका बड़े ही बेहतरीन ढंग से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो एक कैटेगरी राज्यपाल महोदय जी से रिलेटेड ये भी हमको याद रखनी है। इसी के पश्चात में बात करते हैं कुछ और कैटेगरियों की। मंत्रि परिषद के संदर्भ में इससे पहले भी हम लोगों ने मंत्रि परिषद का अध्ययन किया था, लेकिन वो जो मंत्रि परिषद थी वो हमारी थी कौन सी मंत्रि परिषद, वो थी केंद्र स्तर की मंत्रि परिषद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये है हमारा क्या, राज्य स्तर की मंत्रि परिषद, अर्थात जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी होंगे उनकी एक मंत्रि परिषद होगी जिनको हम राज्य सरकार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनके संदर्भ में भी हमको कुछ अनुच्छेदों को क्या करना है, याद रखना है। जैसे अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, ठीक है। तो इन 3 अनुच्छेदों को हमको क्या करना है, याद रखना है। ये क्या बोलते हैं, ये अनुच्छेद 163 ये बोलता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ये जो भी हमारी मंत्रि परिषद बनाई गई है, ये मंत्रि परिषद का प्रावधान भारतीय सभा के या भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 163 ये प्रावधान करता है कि हमारे राज्य में एक मंत्रि परिषद की क्या की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी, या मंत्रि परिषद का क्या किया जाएगा,
गठन किया जाएगा। तो यहाँ पे मंत्री परिषद के गठन के संदर्भ में जो हमारा प्रावधान देखने के लिए मिलता है भारतीय संविधान के अंतर्गत, वो हमारा अनुच्छेद 163 प्रावधान करता है। ठीक है, इसी के पश्चात में अब यार जब मंत्री परिषद बन गई तो इस मंत्री परिषद का एक हमारा हेड व्यक्ति होगा, अर्थात एक हमारा मुखिया होगा। ठीक है, व्यवहारिक रूप में जैसे हमारी पूरी की पूरी फैमिली है, ये क्या हो गई, हमारी क्या हो गई, पूरी की पूरी मंत्री परिषद हो गई। और उस फैमिली का जो मुखिया होगा, अर्थात पापा जी को मान लेते हैं मुखिया, या हम दादाजी को या बाबा जी को मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन हो गए, ये उस फैमिली को चलाने वाले हमारे क्या हो गए, सर्वोच्च हेड व्यक्ति हो गए। तो इसी प्रकार से राज्य में जो पूरी की पूरी मंत्री परिषद चलती है, वो एक हेड व्यक्ति के हाथों में उसकी बागडोर सौंप दी जाती है और इन्हीं मंत्रियों के द्वारा ही इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो वही जो इस मंत्री परिषद के जो हमारा हेड होगा या जो मुखिया होगा, वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो मुख्यमंत्री के पद का जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 164 के तहत ये प्रावधान बाकायदा देखने के लिए मिल जाता है। यार इतना बेहतरीन संविधान बनाया हमारे राजनीति के विशेषज्ञों ने, तभी ना बोला कि मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए इस संविधान को निर्मित करने में संविधान सभा के सदस्यों को। ठीक है, कि अब ये जितने भी प्रावधान यहाँ पे हम लोगों ने अध्ययन किया या भारतीय संविधान की पुस्तक में जितने भी सारे प्रावधान हमारे अंकित किए गए हैं, ये अब कभी दोबारा बदलने वाले नहीं हैं। ठीक है, इनमें प्रावधानों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन मूल संविधान के अंतर्गत जो भी सारे हमारे प्रावधान किए गए हैं या जो भी हमारे प्रावधान निर्मित किए गए हैं, उनको अब दोबारा चेंज नहीं किया जाएगा। तो एक प्रकार से हमको पढ़ने के पश्चात में ये अंदाजा तो लग गया कि राजनीति के विशेषज्ञों ने कितना बेहतरीन संविधान निर्मित किया, कि जिसके कारणवश आज वर्तमान की स्थिति में पूरे भारत देश की प्रशासनिक व्यवस्था संचालित हो रही है। किसी भी प्रकार का कोई एक प्रकार से बोले अव्यवस्था नहीं फैल रही प्रशासनिक कार्यों में, किसी भी प्रकार की उद्दंडता दिखाई नहीं दे रही है, जो कि भारत देश पूरा का पूरा इन्हीं सारे नियम और कानूनों से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री के पद का जो प्रावधान देखने के लिए मिलता है अनुच्छेद 164 के तहत, ये प्रावधान बाकायदा किया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये एक हमको और याद रखना, यहाँ पे महाधिवक्ता की बात की गई है। महाधिवक्ता, इसका प्रावधान भी कहां पे देखने के लिए मिलता है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 165 ये प्रावधान करता है, या इस अनुच्छेद के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि एक हमारा पद और होगा जिसको हम महाधिवक्ता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। ये हुए हमारे मंत्री परिषद से रिलेटेड अनुच्छेद, जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया और जाना भी कि ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद समाहित किए गए भारतीय संविधान के अंतर्गत, जो कि राज्य के मंत्री परिषद के संदर्भ में बाकायदा प्रावधान करते हैं। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं मंत्रिमंडल की। किसकी बात करते हैं, मंत्रिमंडल की या विधान मंडल की बात करते हैं। हम विधान मंडल बोले ज्यादा सहजता महसूस होगी, विधान मंडल की बात करते हैं। विधान मंडल के संदर्भ में हमको यार कुछ अनुच्छेद यहां भी याद रखना है। कौन कौन से, कि जैसे अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 171, ये 4 अनुच्छेद हमको राज्य के विधान मंडल से रिलेटेड याद रखने हैं। इसमें क्या बोला गया,
अनुच्छेद 168 के तहत ये बोला गया कि हमारे राज्य में एक विधानमंडल होगी। क्या होगी? विधानमंडल होगी। जिस प्रकार से केंद्र में संसद होती है, संसद में हमारे मुख्यतः 2 पिलर होते हैं और ऐसे ही नॉर्मली बात करें तो 3 पिलर होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये केंद्र के अंतर्गत। एंड राज्य की बात करेंगे तो राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। उस विधानमंडल की व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत ये हमारे अनुच्छेद 168 के तहत ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, सारे राज्यों के लिए यहाँ पे मुख्यतः 2 पिलर और ऐसे ही नॉर्मली यहाँ भी 3 पिलर ही होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, और अगर मुख्यतः आज वर्तमान की स्थिति की बात करें तो विधान परिषद का गठन भारत के सारे राज्यों में नहीं है, महज केवल और केवल 7 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था हमारे की गई है। ये राज्यों की स्वीकृति के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा राज्य हमारे विधान परिषद का गठन करना चाहता है और कौन सा नहीं करना चाहता, तो ये राज्यों के ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल का प्रावधान देखने के लिए मिल जाता है। एंड अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन एवं उत्साद की बात की गई है। उत्साद की बात की गई है। इसका क्या, मैंने अभी बोला कि ये जरूरी नहीं है कि सारे राज्यों को विधान परिषद की आवश्यकता हो ही हो। तो इस अनुच्छेद के माध्यम से यही बोला गया कि कोई भी राज्य अगर चाहता है तो वो विधान परिषद का गठन कर भी सकता है और उसको समाप्त भी कर सकता है अगर उसकी स्वीकृति हुई तो। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। ठीक है, इसके पश्चात में विधानसभा की संरचना एंड इसी के पश्चात में विधान परिषद की संरचना। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे भी विधान परिषद का बात बोली गई, यहाँ पे भी विधान परिषद की बात बोली गई। तो मेरे शेर यहाँ पे ये याद रखना कि अनुच्छेद 169 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि उसका गठन करना है और उत्साद करना है, लेकिन अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना अर्थात उनके सदस्यों की बात की गई है कि विधान परिषद में जो सदस्यों का चयन होगा वो किस प्रकार से होगा या विधानसभा की संरचना हमारी कैसे की जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से विधानसभा की भी संरचना की बात बोली गई है। तो ये हुए हमारे कुछ ऐसे अनुच्छेद जो कि विधानमंडल के संदर्भ में ये प्रावधान करते हैं। ठीक है, इसी के पश्चात में अब जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं हाई कोर्ट के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? हाई कोर्ट के संदर्भ में, जो कि राज्य में हमारा एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो उसका प्रावधान कहां पे किया गया, किस संदर्भ में किया गया, इसको भी याद रखना। भारतीय संविधान के अंतर्गत तो अनुच्छेद 3 अनुच्छेद हमको क्या करने हैं, हाई कोर्ट के संदर्भ में याद रखना है। अनुच्छेद 214 में यह बोला गया है कि राज्यों के लिए हमारा हाई कोर्ट होगा, राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा और ये जो हाई कोर्ट होगा इसका गठन किया जाएगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था हमारे की जाएगी। क्या की जाएगी? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान कहां पे किया गया, तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हमारा हाई कोर्ट हो सकता है। और हाई कोर्ट के गठन के संदर्भ में ये 216 बोलता है
और 214 बोलता है कि सारे राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये अनिवार्य कर दिया गया। और कम से कम एक होगा, ज्यादा से ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि एक राज्य में 2 हाई कोर्ट, ये जरूर बोल सकते हैं कि एक राज्य के लिए या एक से अधिक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में भी हमको क्या करना है, याद रखना है, हाई कोर्ट के संदर्भ में ये हमारे अनुच्छेद क्या बोलते हैं और क्या प्रावधान करते हैं। ठीक है, फिलहाल में बैठते हैं इसको, उसके बाद बात करते हैं। देखते हैं इसी में जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, केंद्र राज्य संबंध के बारे में। यानी कुछ हमारे अनुच्छेद ऐसे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत जिनको केंद्र और राज्य दोनों के कानून के रूप में प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं उनको देखते हैं। तो हम लोगों ने जो पहला याद रखना है वो अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267 के पश्चात में 280, 312 एंड 315 की बात करते हैं। ठीक है, ये इतने अनुच्छेद हमको केंद्र राज्य संबंध के रूप में भारतीय संविधान के अंतर्गत इनको समाहित किया गया है। ठीक है, देखते हैं इनके तहत क्या प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो भी हमारा केंद्र है अर्थात जो हमारा संसद है वो राज्य स्तर पे कोई भी कानून हमारे बना सकता है। ठीक है, ये प्रावधान कहां पे देखने के लिए मिलता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत ये केंद्र को शक्ति प्राप्त की गई है कि राज्य सूची के विषय पे भी केंद्र अपना कानून बना सकता है। ठीक है, ये प्रावधान यहां पे किया गया। एंड अनुच्छेद 262 ये हमारा बोला गया नदी जल विवाद के संदर्भ में, नदी जल विवाद के संदर्भ में 263 अंतरराज्यीय परिषद के संदर्भ में, 266 संचित निधि के संदर्भ में, 267 आकस्मिक निधि के संदर्भ में एंड इसी के पश्चात में 280 वित्त आयोग के संदर्भ में एंड 312 अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में एंड इसी में लास्ट आता है संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, लोक सेवा आयोग के संदर्भ में ये बात बोली गई है। ठीक है, इसको देख लिया। नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 के तहत ये बोला गया कि किसी भी राज्य के मध्य में अगर किसी भी प्रकार का नदी के संदर्भ में विवाद होता है तो ये हमारा केंद्र और राज्य दोनों को ही ये शक्ति प्रदान की गई है कि आपसी सहमति से उसका निवारण कर सकते हैं। ये इसका प्रावधान हमारा अनुच्छेद 262 के तहत बाकायदा नदी जल विवाद के संदर्भ में किया गया है, जो कि कावेरी नदी को लेकर के हमारा दक्षिण साइड में ये विवाद 2 राज्यों में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद,
इससे तात्पर्य ये है कि सारे राज्यों के एक प्रकार से बोले तो जो भी हमारे सार्वजनिक पद हैं या सर्वश्रेष्ठ पद हैं, एक प्रकार से बोले मुख्यमंत्रियों को ये थोड़ा सा याद रखिएगा, उनको बुला करके एक हमारी बैठक करना ही सारे राज्यों को बुला करके, ठीक है, वही हमारा अंतरराज्यीय परिषद के तौर पे जाना जाता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 263 के माध्यम से किया गया है। अनुच्छेद 266 संचित निधि, आकस्मिक निधि, वित्त आयोग, 312 अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवाएं जो हमारी होती हैं ये इंडिया के अंतर्गत अगर गठित की जाती हैं अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ही गठित की जाती हैं, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ये सारे हमारे आते हैं, ठीक है। तो इनका गठन 312 के अंतर्गत, 315 में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का गठन हमारे किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 315 ये हमारा क्या करता है, ये 312 ये हमारा बाकायदा प्रावधान करता है, ठीक है। तो ये हमारे केंद्र और राज्यों से रिलेटेड ये हमारे इतने अनुच्छेद याद रखने हैं। बात करते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, जिनका जिक्र राजनीति के विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान के अंतर्गत बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया संविधान को निर्मित करते समय, ठीक है। देखते हैं इसी में कुछ हमारे प्रावधान ऐसे हैं भारतीय संविधान में, जो कि प्रावधान ऐसे करते हैं कि जैसे इसको भी याद रखना, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338 और इसी में हम पढ़ेंगे 338 का ए, एंड इसी के पश्चात में जो हमने अध्ययन करना है 340 की बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि अनुच्छेद 330 में ये प्रावधान किया गया कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए हमारे सीटों को आरक्षित किया गया, ठीक है। तो एससी एसटी के संदर्भ में जो हमारे सीटों का प्रावधान मिलता है वो हमारा अनुच्छेद 333 के तहत देखने के लिए मिल जाता है। एससी एसटी के लिए लोकसभा में, कहां पे, लोकसभा में सीटों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। 331 में यहां पे विधानसभा में भी, कहां पे, विधानसभा में भी एससी एसटी के लिए क्या किया गया, सीटें आरक्षित की गई अनुच्छेद 131 के तहत। 332 में ये बोला गया कि यहां पे एक प्रकार से बोले, सॉरी 331 में एंग्लो इंडियन का, यानी जो भी हमारे आंग्ल भारतीय होंगे, यानी एंग्लो इंडियन के लिए सीटें क्या की गई, आरक्षित की गई 331 के तहत। 332 में क्या बोला गया, 332 में यहां पे विधानसभा में भी एसटी एससी के लिए सीटों को आरक्षित किया गया, एसटी एससी के लिए अनुच्छेद 332 के तहत। और 333 में यहां पे भी यानी विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों को आरक्षित किया गया अनुच्छेद 333 के तहत। और 335 ये प्रावधान करता है कि जो भी हमारे विभिन्न पद होंगे, जो कि संवैधानिक पद या सरकारी पद हमारे होंगे, तो उनमें भी, उनकी सेवाओं में भी इनको विशेष प्रकार की छूट हमारे दी जाएगी। किसको, एससी एसटी लोगों को, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 335 भी हमको क्या करना है, याद रखना है। एंड 338 में क्या बोल रहा है, 338 में बोल रहा है एससी आयोग,
एक एससी आयोग का गठन किया जाएगा, एसटी आयोग का गठन किया जाएगा और 340 में ओबीसी आयोग का भी क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। अर्थात 338 के तहत ये प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में कि हमारा एससी कास्ट के लिए एक हमारी आयोग अर्थात एक काउंसिल बनाई जाएगी, ठीक है। और ये इसके तहत भी एक हमारी कमेटी बनाई जाएगी और ओबीसी वर्ग के लिए भी हमारा एक क्या बनाया जाएगा, आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हुए हमारे कुछ एससी एसटी से रिलेटेड और ओबीसी वर्ग से रिलेटेड कुछ ऐसे अनुच्छेद जो कि उनको भी विशेष प्रकार की रियायतें प्रदान करता है और विशेष प्रकार की छूटों को भी प्रदान करता है। इस भारतीय संविधान के माध्यम से इन सारे वर्ग को भी अपने आप को विकसित करने के लिए ये प्रावधान हमारे किए गए हैं, नियम और कानून बाकायदा बनाए गए हैं, ठीक है। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 343 की। ये हमारे राजभाषा के संदर्भ में ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। राजभाषा के संदर्भ में यानी हमारे भारत की एक भाषा होगी जिसको हम हिंदी के नाम से जानते हैं और इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। इसको बाकायदा राजनीति के विशेषज्ञों ने क्या किया कि अनुच्छेद 343 के माध्यम से भारतीय संविधान में इसको समाहित कर दिया कि हमारे भारत देश की एक अनिवार्य रूप से बोली जाने वाली भाषा होगी जिसको हम हिंदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन आज फिर भी पता नहीं क्यों लोग हिंदी बोलने में कतराते हैं। हिंदी बोलने वालों को नीचा यानी निम्न वर्ग का दिखाया जाता है, ये देखा है मैंने अक्सर समाज में, और जिनको इंग्लिश आती है उनको थोड़ा सा टैलेंटेड माना जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये हमारा बाकायदा प्रावधान भी किया गया है और हमको इसको बाकायदा महत्वता भी देनी चाहिए, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 343 ये भारतीय संविधान में राजभाषा का प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 343 के तहत एक हमारी भाषा होगी जिसको हम हिंदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी के पश्चात में कुछ हमारे आपातकाल से रिलेटेड आर्टिकल याद रखना, आपातकाल से रिलेटेड जो कि हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें याद रखना अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353, सॉरी 56 और लास्ट में आता है अनुच्छेद 360। 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। एंड 360 के तहत हमारा वित्तीय आपात क्या होता है, लगाया जाता है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के हमारे आपातकाल की स्थितियां हैं कि भारत में कभी कभार हमारी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आपातकाल की आवश्यकता पड़ती है। तो भारतीय संविधान में इनका भी बाकायदा प्रावधान किया गया है कि कौन कौन से हमारे आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाए जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा पूरे देश के संदर्भ में। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा यानी पूरी की पूरी इंडिया की जो व्यवस्था होगी वो राष्ट्रपति जी के हाथों में चली जाएगी या राष्ट्रपति महोदय प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करेंगे। और वित्तीय आपात जो है ये अनुच्छेद 360 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। और ये हमारे लिए बड़े ही खुशखबरी की वाली बात है या गर्व की बात है कि अभी तक इंडिया में वित्तीय आपात की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ठीक है। तो ये आपातकाल से रिलेटेड ये हमको क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में एक हमारी बात बोली गई है संविधान संशोधन के संदर्भ में, संविधान संशोधन के संदर्भ में कि संविधान में अगर संशोधन करना होगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान जोड़ना होगा तो वो अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद
368 के तहत संसद को ये अधिकार प्राप्त किया गया है या ये अधिकार दिया गया है इस अनुच्छेद के माध्यम से कि अगर वर्तमान की स्थिति में या अग्रणी भविष्य की स्थिति में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता पड़ती है भारतीय संविधान में, तो संसद अनुच्छेद 368 के तहत बाकायदा संविधान में संशोधन कर सकता है या नए प्रावधानों को जोड़ सकता है या पुराने प्रावधानों में संशोधन कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा संविधान संशोधन से रिलेटेड भी आर्टिकल हमको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये इसी के पश्चात में ये थे हमारे जो भी संविधान के अंतर्गत हमारे अनुच्छेद थे, उन सारे के सारे अनुच्छेदों का जिक्र हम लोगों ने इस क्लास के माध्यम से किया है। ठीक है, और मैं यही आशा करूंगा कि यार इन अनुच्छेदों को पढ़ करके और जान करके हमको बेहद और बेहद हर्षता महसूस हुई होगी या हमको पढ़ करके मजा आया होगा। तो अगर पढ़ करके मजा आया और संविधान के इन अनुच्छेदों के बारे में हम लोगों ने जाना, तो यार क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये अनुच्छेदों की क्लास बेहद और बेहद आवश्यक थी, इस कारणवश हम लोगों ने सारे के सारे अनुच्छेदों को पढ़ने का प्रयास किया है सहजता पूर्वक। ठीक है, क्लास को एक बार फिर से देखिएगा, उसके पश्चात सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मिलेंगे इसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में किसी नए चैप्टर पे। तब तक आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें और लक्ष्य कोचिंग में जुड़े रहें। जुड़ने के लिए काफी सारा प्यार, आभार और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए